हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। और मैं आपका दोस्त अमित कुमार लेकर आया हूँ आज की क्लास, जिसमें हम बात कर रहे हैं मौर्य काल में अशोक सम्राट की। दोस्तों, इस क्लास से पहले हम मौर्य काल के दो महत्वपूर्ण जो शासक रहे हैं उनके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। जैसा कि सबसे पहले थे चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने जिसको जो शासन पर बैठे थे वह चाणक्य की सहायता से, जो उनके गुरुजी थे उनके द्वारा वह बैठे थे। उसके बाद बात आती है बिंदुसार की। बिंदुसार के द्वारा क्या हुआ था, तो बिंदुसार जब उनके बाद गद्दी पर बैठे तो उन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए। और उसके बाद नाम आता है अशोक का, जो कि हम सम्राट अशोक के नाम से जानते हैं। सम्राट अशोक एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारे हिस्ट्री का, क्योंकि अक्सर यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और क्यों पूछे जाते हैं, क्योंकि इतिहास में वही लोग ज्यादा याद रखे जाते हैं जिन्होंने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं। तो दोस्तों, अशोक ने बहुत सारे शिलालेख वगैरह बनवाए थे। और शुरुआत में इनका जो नीति थी वो युद्ध विजय की नीति रही हमेशा से। और जैसे युद्ध विजय की नीति रही थी, तो जब उनके साथ एक ऐसी घटना हुई तो उन्होंने वहां पर बहुत सारा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ जिसके उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया। और उसके बाद इन्होंने जो युद्ध नीति को बदलकर धम्म नीति में चेंज कर दिया। तो इस प्रकार से हम अशोक के बारे में बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिस्कस करेंगे आज। तो आज का टॉपिक है हमारा सम्राट अशोक। तो देखते हैं, सम्राट अशोक जो है वो 273 ईसा पूर्व गद्दी पर बैठे थे। इस बात को याद रखना, 273 ईसा पूर्व वह गद्दी पर बैठे थे। और उस समय क्या हुआ था, जब ये उनका राज्याभिषेक हुआ था तो वहां पर बहुत सारे गृह युद्ध चल रहे थे। गृह युद्ध होने की वजह से उनका जो समय काल है वो प्रॉपर 273 से न मानकर 4 साल बाद 269 ईसा पूर्व माना जाता है। अगर क्वेश्चन आए एग्जाम में कि सम्राट अशोक का जो वास्तविक राज्याभिषेक है वो कब हुआ था, तो 269 ईसा पूर्व, क्योंकि उस समय गृह युद्धों की वजह से उनका जो प्रॉपर अभिषेक हुआ था वो 269 ईसा पूर्व में हुआ था। अब दोस्तों, किसी भी सम्राट को जब किसी राज्याभिषेक यानी किसी गद्दी पर बैठालते हैं तो वह ये देखने योग्य है कि वह उस पर बैठने लायक है अथवा नहीं। तो इसलिए हम जानते हैं कि अशोक जो थे पहले क्या थे, यानी अशोक एक गवर्नर थे किसी प्रांत के। क्या थे? गवर्नर। तो उस प्रांत का नाम क्या था, तो उस प्रांत का नाम था उज्जैन। क्या नाम था दोस्तों? उज्जैन और तक्षशिला। अगर एग्जाम में क्वेश्चन बने कि सम्राट अशोक जो है वो किस प्रांत के गवर्नर रह चुके थे, तो उज्जैन और तक्षशिला पहले उसके गवर्नर थे। जब उन्हें लगा तो कि उसमें कुछ मतलब वो है, क्या कहते हैं, बैठने लायक एक क्षमता है, तो इस प्रकार उन्होंने गद्दी पर राज्याभिषेक किया, जो कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी हुए थे। अब बात करते हैं इनकी जो सहायता की थी राज्याभिषेक को प्राप्त करने में। उनका जो मंत्री का नाम था वह था राधागुप्त। क्या नाम था? राधागुप्त। यानी राधागुप्त की सहायता से जो मंत्री थे उनके, वे गद्दी पर बैठे। इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ आगे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। जैसा कि अशोक की जो माता थी उनका नाम था सुभद्रांगी। क्या नाम था? सुभद्रांगी। अशोक की माता जी का नाम सुभद्रांगी था, जो कि चंपा, जैसा कि मैंने बताया था 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपदों में एक जनपद था चंपा, जिसे हम पूर्व में अंग कहते थे। क्या कहते थे? अंग। वो वहां की राजकुमारी थी। तो एग्जाम में पूछे तो कि अशोक की माता का नाम क्या था, तो सुभद्रांगी था। और यह कहां की राजकुमारी थी उस समय की, तो चंपा की, जो कि पूर्व में अंग कहलाता था, उस प्रांत की राजकुमारी थी। अब बात करते हैं इससे आगे। अशोक ने जब वो गद्दी पर बैठे तो जम्मू कश्मीर, जैसा कि आप जानते हैं जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है, तो जो श्रीनगर है, श्रीनगर की इन्होंने स्थापना की। इस बात को याद रखना, श्रीनगर की स्थापना किसने की है, तो सम्राट अशोक ने की है। और श्रीनगर पहले
जो श्रीनगर के जो पंडित थे, जिन्हें जम्मू पंडित कहा जाता है, कश्मीरी पंडित कहा जाता है, वो उनके लिए था। अब आजकल क्या हो गया है कि यहाँ पर बहुत सारे आतंकवादी और मुसलमान वगैरह भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे आतंकवादी रहते हैं और मुस्लिम और हिंदुओं को बहुत ज्यादा परेशान करते हैं। बात करते हैं इनका जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था, वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में। दोस्तों, इसके जो महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था वो कलिंग युद्ध हुआ था। कलिंग युद्ध, इस बात को याद रखना। और कब हुआ था? तो 261 ईसा पूर्व में। इनके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कलिंग युद्ध से क्या बात निकलती है, कि जब यहां पर युद्ध हुआ तो इस युद्ध में बहुत सारे लोग मारे गए थे। मतलब जीव हत्या बहुत सारी हुई थी, बहुत सारे लोग। चारों ओर खून, रक्तपात की स्थिति बन गई थी। ठीक है, तो इसलिए कलिंग युद्ध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के बाद उन्होंने अपने माइंड को चेंज कर दिया और जो युद्ध नीति थी, यानी विजय की नीति को नैतिकता की नीति में बदल लिया। इन्होंने अपनी नीति यानी विजय नीति को नैतिकता की नीति में बदल लिया, जिसे हम धम्म नीति भी कहते हैं। धम्म का मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी पर्टिकुलर धर्म को का मतलब प्रसार करना, यानी कहीं जाकर और उसकी जो वो है, क्या कहते हैं, धर्म के बारे में जितनी भी हमारी शिक्षाएं हैं उनके बारे में लोगों को बताना। तो इस प्रकार से विजय की नीति को छोड़कर उन्होंने धर्म की नीति अपनाई और उसी समय उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। इस बात को याद रखना, ये बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। उससे पहले जो हमारे जो मौर्य काल के दो प्रमुख शासक रहे हैं, जैसा कि चंद्रगुप्त मौर्य, ये जैन धर्मावलंबी थे। क्या थे? जैन धर्म को मानने वाले थे। इस बात को याद रखना। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। और उसके बाद जो बिंदुसार आए थे, बिंदुसार आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे। बिंदुसार क्या थे? आजीवक संप्रदाय के अनुयायी। और हमारे जो सम्राट अशोक वो है, वो बौद्ध धर्म के अनुयायी रहे हैं। इस बात को याद रखना। अब मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। दोस्तों, कलिंग जब युद्ध हुआ था, जैसा कि आपको पता है कलिंग जो जगह है वो वर्तमान में कहां है? उड़ीसा में। तो कलिंग जब युद्ध हुआ था तो उस समय भी कोई ना कोई शासक रहा होगा। तो जो कलिंग का जो हाथी गुम्फा अभिलेख है, हाथी गुम्फा अभिलेख, उसमें एक नंदराज, एक शासक है नंदराज, नंदराज का वर्णन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि उस समय पर जो वहां का शासक रहा था वो नंदराज था, जो कि पता किससे पड़ता है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। कैसे? अशोक ने बहुत सारे शिलालेख और बहुत सारे स्तंभ लेख वगैरह का निर्माण करवाया, जिसके बारे में उनके जो इतिहास के बारे में पता चलता है कि उन्होंने क्या क्या घटनाओं को स्वीकार किया और किस प्रकार से उनके जीवन में परिवर्तन आया। तो उस समय का जो शासक था वह नंदराज था। यह बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं जब युद्ध हुआ था, तो युद्ध के बाद मैंने बताया था कि इन्होंने विजय की नीति को छोड़कर एक धम्म की नीति यानी धर्म की नीति को अपनाया था। अब बात करते हैं कि इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब बौद्ध धर्म किसी न किसी की सहायता से तो अपनाया होगा। तो बौद्ध भिक्षु थे एक, जिनका नाम है उपगुप्त। क्या नाम है? उपगुप्त। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म को की शिक्षा किससे ली थी? तो बौद्ध भिक्षु उपगुप्त से ली थी। ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना।
फिर आगे बात करते हैं, जब बौद्ध धर्म की शिक्षा ली तो उन्होंने अपने धर्म का जो प्रसार और प्रचार किया था। उनकी 2 संतानें थी। कितनी थी? 2, जिसमें पहली थी लड़की जिसका नाम था संघमित्रा, और दूसरे जो पुत्र था उनका नाम था महेंद्र। यानी संघमित्रा और महेंद्र। अशोक ने अपने दोनों संतानों को, संघमित्रा और महेंद्र को कहां भेजा? श्रीलंका में, यानी धर्म प्रसार के लिए श्रीलंका भेजा था। इस बात को याद रखना है। कहां भेजा था दोस्तों? श्रीलंका में। अब बात करते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम की कि कौन कौन से इन्होंने कार्य किए। तो आइए देखते हैं। जैसा नेपाल में एक जगह है निगाली सागर। कौन सी जगह है? निगाली सागर। निगाली सागर में जो कनक मुनि की गुफा है, कनक मुनि की क्या है? गुफा। वहां पर एक स्तूप का निर्माण करवाया। अशोक ने क्या किया? नेपाल में निगाली सागर एक जगह है जहां पर कनक मुनि की जो स्तूप है उसका निर्माण कराया, उसका उद्धार कराया, और उन्होंने धम्म विजय को नैतिकता से जोड़ा, जो मैं पहले बता चुका हूं आपको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं। जैसा कि आपको पता है अशोक ने बहुत सारे शिलालेख और स्तंभलेख बनवाए थे। बहुत सारे शिलालेख और स्तंभलेख बनवाए थे। तो इन्होंने ये प्रेरणा किससे ली थी? तो ये जो प्रेरणा ली थी वो ईरान का जो शासक था दारा प्रथम, उससे ली थी। इस बात को याद रखना। शिलालेखों और जो धर्म के जो स्तंभ लेख थे उसको बनाने की जो प्रेरणा ली वो दारा प्रथम से ली थी। जैसा कि मैंने पहली क्लास में डिस्कस किया था कि जो दारा प्रथम था वो भारत पर पहला विदेशी आक्रमण करने वाला शासक रहा है। इस बात को याद रखना। पहला विदेशी आक्रमण कहे तो दारा प्रथम। ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। तो दोस्तों अब जैसा कि पता है शिलालेखों और स्तंभलेखों का निर्माण करवाया अशोक ने। तो अशोक ने किस भाषा या किस लिपि का यूज किया? तो देखते हैं। जो उनकी लिपियां थी, उनके शिलालेखों में मुख्यतः 4 लिपियों का वर्णन मिलता है, जिसमें पहला है अरमाइक, दूसरा ग्रीक, तीसरा खरोष्टी, और चौथा ब्राह्मी लिपि का। मुख्यतः अशोक के जो शिलालेख हैं और स्तंभलेख हैं उनमें 4 लिपियों का वर्णन मिलता है, अरमाइक, ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी। एग्जाम में इस प्रकार से भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा शिलालेख, उसका नाम दे देगा और पूछेगा कि किस लिपि में लिखा गया या उत्कीर्ण किया गया है। तो हम बताएंगे सारी चीजें। अब बात करते हैं जो शिलालेख थे वो तो सारे अरमाइक, ग्रीक, खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि में थे। इस बात को याद रखना। और जो स्तंभ लेख थे हमारे, वो प्राकृत भाषा में थे। किस भाषा में थे? प्राकृत, जो प्राचीन भाषा थी प्राकृत। स्तंभलेख प्राकृत भाषा में थे। जैसा कि नाम से पता है स्तंभलेख। स्तंभलेख का मतलब क्या होता है दोस्तों? एक स्तंभ बना हुआ है और उस पर बहुत सारी बातें अशोक के जीवन की या उनके युद्ध की लिखी गई हैं, तो ये स्तंभलेख हो गया। ठीक है। और शिलालेख का मतलब एक यूं करके एक पत्थर सा लगा हुआ है धरती में या कहीं विशेष जगह पर, और वहां पर इनका वर्णन हुआ। तो शिलालेख ऐसे और स्तंभलेख एक बड़ा, जैसा कि आपने देखा होगा सारनाथ का स्तंभलेख, जो कि बहुत ज्यादा फेमस है। क्यों फेमस है? क्योंकि सारनाथ के स्तंभलेख पर ही 3 जो सिंह बने हुए हैं वो है, और उनके चारों ओर क्या है?
एक नीचे कमल वगैरह ऐसा फूल बना हुआ है, जो कि यह लोगो हमारे भारतीय नोट पर देखने को मिलता था प्राचीन काल में, मतलब पुराने समय में, प्राचीन काल में नहीं, जब से गांधी जी की फोटो आई है उससे पहले अशोक स्तंभ लेख को, अशोक का जो चिन्ह था वो देखने को मिलता था। इस बात को याद रखना है। अब बात करते हैं कौन कौन से स्तंभ और शिलालेखों की लिपि क्या है, तो देखते हैं। जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा, जो शहबाजगढ़ी और मानसेहरा के जो स्तंभ लेख हैं उनकी जो लिपि रही है वो बेसिकली खरोष्टी रही है। कौन सी रही है? खरोष्टी लिपि में। इस बात को याद रखना है। शहबाजगढ़ी और मानसेहरा की जो लिपि है मुख्यतः क्या है? खरोष्टी है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मानसेहरा की लिपि क्या है, तो खरोष्टी है। इससे आगे जो तक्षशिला का स्तंभ लेख है, तक्षशिला, और दूसरा लगमान, यानी तक्षशिला और लगमान का जो स्तंभ लेख है उसकी जो लिपि रही है वो रही है अरमाइक। इस बात को याद रखना, क्या रही है? अरमाइक। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा, उसका नाम है शरे-कुन्हा। यह भी एक स्तंभ लेख का नाम है, शरे-कुन्हा। शरे-कुन्हा स्तंभ जो लेख है वो बेसिकली द्विलिपिक है। द्विलिपिक का मतलब दो लिपियों में है। ठीक है दोस्तों, द्विलिपिक है। अब देखते हैं द्विलिपिक है तो इसमें कौन कौन सी लिपियां हैं, तो देखते हैं। इसमें जो पहली लिपि है वो है ग्रीक और दूसरा अरमाइक, यानी शरे-कुन्हा का जो स्तंभ लेख है उसमें ग्रीक और अरमाइक लिपि का यूज किया गया है। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की। अब जैसा कि देखा आपने कि जितने भी लिपि वगैरह हैं स्तंभ लेख में कौन कौन सी किस प्रकार से देखने को मिलती हैं, तो सबसे पहले इनकी लिपियों का पता किसने लगाया? तो जो सबसे पहले अशोक की जो लिपि थी उनका जो पता लगाया था वो टील पैंथर नाम का एक विद्वान था। क्या नाम था? टील पैंथर, जिन्होंने 1750 में अशोक की लिपियों का पता लगाया। ये बात इंपॉर्टेंट है। इसके बाद इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनकी जो लिपियां हैं इसको पढ़ा किसने? अशोक की जो शिलालेख हैं उनको पढ़ा किसने है? तो उनका नाम है जेम्स प्रिंसेप। क्या नाम है? जेम्स प्रिंसेप, जिन्होंने 1837 ईस्वी में इनके जो शिलालेख हैं इनको पढ़ा था। इस बात को याद रखना है। अब जो शिलालेख हैं और स्तंभ लेख हैं उनमें जो बातें लिखी हुई हैं वो किसी ना किसी उससे रिलेटेड हैं, किसी ना किसी नीति से रिलेटेड हैं। तो देखते हैं किस स्तंभ लेख में क्या लिखा हुआ है। तो जैसा कि धौली और जूनागढ़, धौली और जूनागढ़ के जो लेख हैं उसमें अशोक ने मनुष्य को अपनी संतान कहा है। मनुष्य को अपनी संतान कहा है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि धौली और जूनागढ़ में जो शिलालेख हैं उस पर क्या बात अंकित है, तो मनुष्य को अपनी संतान कहा है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट दो शिलालेख हमको और मिलते हैं, जैसे कौशांबी और प्रयाग। कौशांबी और प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है? एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन आता है, या क्वेश्चन ये आता है कि रानी का अभिलेख कौन सा है, तो वह प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, जिसे कौशांबी का अभिलेख भी बोलते हैं। तो इसमें रानी का अभिलेख मिलता है, इसको कहते हैं रानी का अभिलेख। रानी का अभिलेख। इसमें दोस्तों जो रानी है वो अशोक की रानी करुआ की
क्या नाम है? करवाकी का वर्णन मिलता है। जो करवाकी है उसमें एक बात कही गई है कि दान का उल्लेख मिलता है, यानी करवाकी जो है अशोक सम्राट की रानी, उनकी जो बात है, क्या उनकी बात है? दान का उल्लेख मिलता है। किसमें मिलता है? कौशाम्बी प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। आगे बात करते हैं भब्रू का जो स्तंभ लेख है, क्या नाम है? भब्रू। भब्रू का स्तंभ लेख में धम्म का उल्लेख मिलता है। धम्म का मतलब बेसिकली धर्म से होता है दोस्तों, ध्यान रखना। धम्म का उल्लेख मिलता है। और अशोक का जो स्तंभ लेख हैं या शिलालेख हैं, शिलालेख तो नहीं, स्तंभ लेख हैं, उन पे बहुत सारे जो पशु हैं उनकी जो आकृति वगैरह बनी हुई है। तो कौन कौन से पशुओं की आकृति देखने को मिलती है? एक तो सिंह यानी शेर, हाथी, और तीसरा है बैल। इसके जो स्तंभ लेख हैं उनमें सिंह, हाथी और बैल, इन पशुओं की आकृति हमको देखने को मिलती है। यथा सारनाथ का स्तूप है, सारनाथ का जो स्तंभ लेख है उसमें अशोक चिन्ह यानी सिंह का आकृति हमको देखने को मिलती है। तो ये बात सारी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ आगे। अशोक ने सांची, दूसरा सारनाथ और तक्षशिला, यहां पर सांची का स्तूप का निर्माण करवाया। सांची का स्तूप, क्या किसका निर्माण करवाया? सांची का स्तूप। दोस्तों सांची का स्तूप यानी इस प्रकार से होता था, ठीक है। और ये सांची का स्तूप है बेसिकली। अब आपको फोटो तो दिखा नहीं सकते हैं, बस याद रखना किस किस का निर्माण करवाया? सांची का स्तूप, सारनाथ का स्तूप और तक्षशिला, यहाँ पर स्तूप का निर्माण करवाया। इस बात को याद रखना है। और इसके बाद कुछ और बातें देखते हैं। इन्होंने बेसिकली धर्म, मतलब बौद्ध धर्म को ही नहीं बल्कि और अदर धर्म को भी स्थान दिया, जिसमें पहला है आजीवक संप्रदाय। इन्होंने आजीवक संप्रदाय के लिए क्या क्या किया, तो आइए देखते हैं। तो इन्होंने सुदामा और कर्ण चौपड़, इस बात को याद रखना, सुदामा और कर्ण चौपड़ गुफाओं का निर्माण करवाया, जो कि आजीवक संप्रदाय से रिलेटेड है। एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सुदामा और कर्ण चौपड़ की जो गुफा हैं वो किस धर्म से बिलोंग करती हैं, तो मुख्यतः आजीवक संप्रदाय से बिलोंग करती है। और इसके बाद एक अन्य है विश्व झोपड़ी। विश्व झोपड़ी का निर्माण भी किसने कराया था, तो सम्राट अशोक ने। तीनों चारों को याद रखना है, सुदामा, कर्ण चौपड़ की गुफा और विश्व झोपड़ी की गुफा का निर्माण अशोक ने ही कराया। तो इस प्रकार से अशोक ने अपने इतिहास में, अपने समय में काफी सारे स्तंभ लेख और शिलालेखों का निर्माण कराया है। तो कहा जाता है विद्वानों के अनुसार लगभग 84,000 स्तूपों का जो स्तूप हैं, जैसे हमारा सांची का स्तूप है, और 14 शिलालेखों का, 14 शिलालेख और 7 स्तंभ लेख का निर्माण करवाया है। ये लगभग में संख्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, इनको याद रखना है। 84,000 स्तूपों का, जिसमें 14 शिलालेख हैं और 7 स्तंभ लेख हैं, इन सारी चीजों का निर्माण करवाया। तो दोस्तों इस प्रकार से आपने देखा, हमने अशोक के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो भी डिस्कस किए। अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमारे रह जाते हैं वो रह जाते हैं कि उन्होंने किन किन शिलालेखों या स्तंभ लेखों में क्या क्या बातें कही हैं। तो हमने बताया जो 14 स्तंभ लेख हैं, 14 स्तंभ लेख हमें 14 के 14 फिलहाल डिस्कस नहीं किए हैं। क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि मैंने केवल वही स्तंभ लेखों के बारे में बताया है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं, पहला स्तंभ लेख जो है, पहला स्तंभ लेख
किससे संबंधित है? तो पशु बलि की निंदा से। यानी अशोक ने कहा है कि हमें पशु बलि नहीं करनी चाहिए और पशुओं पर जो अत्याचार होता है उसको नहीं करना चाहिए। तो पहले स्तंभ लेख में याद रखना पशु बलि की निंदा करी गई है। इसके बाद आते हैं दूसरे स्तंभ लेखों पर। तो दूसरे स्तंभ लेखों पर क्या बताया है? मनुष्य और पशु दोनों को चिकित्सा की व्यवस्था की जानी चाहिए। यानी इन्होंने अपनी जो शिक्षाएं हैं उनका वर्णन किया है जितने भी स्तंभ लेख में। तो दूसरे में कहा है मनुष्य और पशुओं दोनों को चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके बाद बात करते हैं पांचवा। कौन सा है दोस्तों? पांचवा। पांचवे में कहा है, पांचवें स्तंभ लेख में, कि धर्म महामात्रों की नियुक्ति करनी चाहिए। दोस्तों धर्म महामात्रा कौन होते हैं? यानी वे अधिकारी जो धर्म के बारे में लोगों को समझाते हैं, उनका वर्णन करते हैं, तो उनकी नियुक्ति करनी चाहिए, जो कि पांचवें स्तंभ लेख में कहा है। इसके बाद जो सातवां स्तंभ लेख है, सातवां, उसमें बोला है सभी संप्रदाय के लिए सहिष्णुता। यानी हमको किसी भी संप्रदाय के प्रति कट्टरता नहीं दिखानी है, असहिष्णु नहीं बनना है, सहिष्णुता से काम लेना है, यानी नॉन वायलेंस रहना है। इस प्रकार से ये सातवां स्तंभ लेख हमको यह बताता है। आगे बात करते हैं आठवां। आठवें में कहा है धम्म यात्राओं का उल्लेख। यानी दोस्तों जितनी भी अशोक ने धम्म यात्राएं की थी, धर्म का प्रचार किया था, तो उसमें सभी यात्राओं का जो वर्णन है वो 8वें शिलालेख में हमको मिलता है। अब बात करते हैं 12वें शिलालेख की। कौन सा है? 12वां। याद रखना 12वां शिलालेख। इसमें क्या कहा है? स्त्री महामात्रों की नियुक्ति और स्त्री सम्मान। यानी जो जैसा कि पुरुषों में महामात्र होते हैं, उसमें उसी प्रकार स्त्री महामात्रों की भी नियुक्ति करने के लिए कहा है, जिससे धर्म के प्रचार में महिलाओं वगैरह में आसानी हो सके और स्त्रियों को जो प्रॉपर जो सम्मान है, रेस्पेक्ट है, वो देनी चाहिए, जो हमारे 12वें शिलालेख में कहा है। बात करते हैं नेक्स्ट जो 13वां शिलालेख है। 13वें शिलालेख बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। जैसा कि मैंने बताया, अशोक के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण जो घटना रही है वो कलिंग युद्ध रही है, जिसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे जीवों की और बहुत सारे मनुष्यों की हत्या हो गई, जिससे उनका जो हृदय परिवर्तन हो गया। उन्होंने अपने युद्ध की नीति को छोड़कर एक धम्म की नीति अपनानी शुरू कर दी। तो यह 13वें शिलालेख में मिलता है, इस बात को याद रखना। और पड़ोसी राज्यों का वर्णन, यानी उस समय के जितने भी राजा हुआ करते थे पड़ोसी राज्य, उनका वर्णन मिलता है। तो ये हमारे 13वें शिलालेख की बात खत्म होती है। इसके बाद नेक्स्ट बात आती है 14वें शिलालेख की, धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित। यानी अशोक ने अपने कुछ विचारों, कुछ नीतियों को, कुछ शिक्षाओं को इस 14वें शिलालेख में दिया है, जिसके द्वारा कहा गया है कि हमें धार्मिक जीवन बिताना चाहिए, यानी अपने धर्म के प्रति एक अच्छा नागरिक रहना चाहिए, बनना चाहिए। तो इस प्रकार से हमारा आज का जो टॉपिक है वो शिलालेखों का, यानी अशोक का, वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसको देखना ना भूलें, इसके साथ साथ नोट्स भी बनाएं दोस्तों। तो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपका कोई भी डाउट इस टॉपिक से या पिछले किसी टॉपिक से रह गया हो या छूट गया हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर वो पूछ सकते हैं, टॉपिक का नाम और उससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। हम आपके क्वेश्चनों का आंसर जरूर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो थैंक यू।